अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व बय्यन लिहिदायतिही अल-फ़राइद वल अहकाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इला यौमिल क़ियाम। अम्मा बाद। हज़रात, कश्मीर के माहौल में पहले दिनों में निकाह कुछ ख़ास मौसमों में हुआ करते थे, लेकिन पिछले चंद सालों से तकरीबन हर मौसम में अब निकाह की तकरीबात होती हैं, शादियां होती हैं, और अब ये मौसमों के साथ या महीनों के साथ महदूद नहीं रहा है। चुनांचे आजकल और आज से चंद महीने पहले कसरत के साथ यहाँ निकाह की मजालिस मुनक़िद होती थीं और इस तरह से नई नस्ल के रिश्ते होते थे। निकाह के मजालिस में बार बार शिरकत करने से और निकाह के मसाइल बार बार सामने आने से एहसास होता है कि चंद बातों की इस्लाह की तरगीब दी जाए। इसी गरज के लिए इस वक्त आपसे मुखातब होने का मौका मिल रहा है। हज़रात, निकाह जैसे इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है, जैसे घरेलू ज़रूरत है, जैसे माशरती ज़रूरत है, ठीक इसी तरह से निकाह इस्लाम का हुक्म है, लिहाजा एक इबादत भी है। और जब मुसलमान निकाह को इस्लाम का हुक्म जान करके करेगा तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो निकाह के मुतालिक इस्लाम की तालीमात और इस्लाम के अहकाम को हर हाल में मलहूज़ रखे। निकाह के सिलसिले में जो संगीन गलती होती है वह है इसराफ, फजूल खर्ची और गैर शरई उमूर का इर्तिकाब। इस सिलसिले में बारहा तफसील के साथ मसाजिद में भी बयानात होते हैं, निकाह की मजालिस में भी बयानात किए जाते हैं कि निकाहों के अंदर जो गैर शरई चीज़ें होती हैं उनसे अपने निकाह की तकरीबात को महफूज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर गैर शरई उमूर का इर्तिकाब होता है तो उसकी नहूसत उस इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर इस तरह से मुसल्लत होती हैं कि बाद में सारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी की उम्मती हैं। मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि जैसे हम इबादत के मामले में अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करें और अल्लाह के नबी के तरीक़ों की फरमाबरदारी करें, ठीक इसी तरह से मुआशरती ज़िंदगी में, मामलात की ज़िंदगी में भी ज़रूरी है। मुआशरती ज़िंदगी का अहम तरीन पहलू निकाह है। निकाह के सिलसिले में अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें वो हैं जो इस्लाम में हराम हैं और हमारी निकाह के मजलिसों में वो बकसरत होती हैं। मसलन फजूल खर्ची होती है और फजूल खर्ची की कोई एक किस्म की नहीं। डेकोरेशन के नाम पर आज जो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, इसी तरह से मैरिज हॉलों के अंदर जो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, और इससे आगे बढ़कर के डांस और म्यूज़िक की महफिलें मुनक़िद की जाती हैं। खानों में जो फजूल खर्चियाँ होती हैं, मर्दों और औरतों का आपस में जो इख्तलात होता है, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो इस्लाम में हराम हैं। और इन हराम चीज़ों का इर्तिकाब करके फिर ये उम्मीद रखना कि हमारे बच्चों के रिश्ते कामयाब हो जाएंगे, ये नहायत नादानी की बात है। निकाह के मजालिस में, जिस मजलिस में निकाह पढ़ा जाता है, उसमें चंद चीज़ों की इस्लाह की भी ज़रूरत है। उसमें पहली चीज़ ये है कि निकाह की मजलिस में आम तौर पर कश्मीर के अंदर वो लड़का मौजूद नहीं होता है जिस लड़के का निकाह होना हो, यानी दुल्हा मौजूद नहीं होते। दुनिया में कहीं भी ये सिस्टम नहीं है। हर जगह के मुसलमान माशरे में वो दुल्हा मस्जिद में मौजूद होता है जिसका निकाह होना होता है, लेकिन कश्मीर के माशरे में अगर पड़ोस के अंदर भी वो दुल्हा होगा तभी वो निकाह के मजलिस में नहीं आता है। अगर जिसमें शक नहीं है कि निकाह मुनाकिद हो जाता है, जैसे लड़की की तरफ से वकील होता है और निकाह मुनाकिद हो जाता है, ठीक इसी तरह से जब लड़के की तरफ से वकील होगा तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। मगर लड़की की तरफ से वकील भेजने की मजबूरी है कि बेटी जो है वो नामहरम मर्दों के सामने मजलिस में नहीं आ सकती, लेकिन लड़के की कोई मजबूरी नहीं है। तो इसलिए सबसे बेहतर यह है कि लड़का निकाह की मजलिस में खुद मौजूद होना चाहिए, ताकि वो ये सुने कि मेरा निकाह अगर पढ़ा गया तो किस तरह पढ़ा गया, निकाह के अंदर क्या बातें बताई गई, मेरा महर कितना मुकर्रर हुआ और वो महर अदा हुआ या नहीं, और वो अपने हाथ से अपने निकाह के कागज़ पर, दस्तावेज पर दस्तखत करे। इसके मुकाबले में अगर लड़का मजलिस में मौजूद नहीं होता है तो उसे ये भी पता नहीं होता है कि साहब निकाह में महर कितना तय हुआ और वो अदा भी हुआ या नहीं हुआ और बाकी रहा या कुछ ना। और अजीब बात यह है कि निकाह के तकरीबात की वजह से निकाह कागज़ देखने की फुर्सत भी नहीं मिलती, ख्याल भी नहीं होता
चुनांचे हमारे सामने 10 मरतबा ये तजर्बात हुए। लड़के से पूछा गया निकाह कागज कहाँ है, उसने कहा मुझे पता ही नहीं। उससे पूछा गया तुम्हारा महर कितना तय हुआ, कहने लगा जी मैं मजलिस निकाह की मजलिस में मौजूद था ही नहीं। तुम्हारी तरफ से वकील बनकर कौन गया था, कहने लगा वो मुझे वो भी याद नहीं है, या याद आता है मगर उन्होंने निकाह के मजलिस में क्या किया है उसका मुझे मालूम ही नहीं है। फलिहाजा पहली बात जो अर्ज करने की वो ये है कि लड़के को खुद निकाह के मजलिस में मौजूद होना चाहिए और हर तरह कोशिश करनी चाहिए कि लड़का मजलिस में मौजूद रहे। मामूली आज़ार की बिना पर लड़के को अलग रखना हरगिज़ सही नहीं है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये सिर्फ कश्मीर के मुआशरे में ये अजीब गलती पाई जा रही है कि लड़का निकाह के मजलिस में आता ही नहीं है। न जाने दूसरी कौन सी ऐसी अहम मसरूफियात होती हैं कि वो ज़्यादा अहम मसरूफियात है और निकाह के मजलिस में आना उसके लिए ज़्यादा अहम चीज़ नहीं है। सबसे अहम चीज़ जो है उसी को अवॉइड करके और दूसरी मशगूलियात में रहते हैं। दूसरी मशगूलियात में क्या होंगी, बनाव सिंगार करना होगा, या वो अपने दोस्तों के साथ मजलिस आराई करेंगे और निकाह के मजलिस में खुद नहीं आएंगे। बहरहाल ये रविश बदलने की चीज़ है। लड़के को खुद निकाह के मजलिस में मौजूद रहना चाहिए ताकि वो सुने, वो समझे, उसे मालूम हो कि निकाह के तकाजे क्या हैं, निकाह के अहकाम क्या हैं और अगली इज़्दिवाजी ज़िंदगी मुझे कैसे गुजारनी है। वहाँ निकाह के मजलिस में निकाह के मुतालिक जो कुछ बयान किया जाता है, जिसका निकाह होना होता है वो होता ही नहीं है, तो बयान अजनबी को सुनाया जा रहा है। वहाँ अगर हम शौहरों के हुकूक बयान करते हैं, बीवी के हुकूक बयान करते हैं, तो उन लोगों को सुना रहे हैं जो जिनको शौहर बनना ही नहीं है आज, या बने हुए हैं, जिसके लिए ये सारी निकाह की मजलिस होती है, वो शख्स मौजूद ही नहीं होता। लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि निकाह की मजलिस में शौहर का खुद का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर वकील बन करके आ रहा है, चाहे लड़के की तरफ से आ रहा है या लड़की की तरफ से, अवलम तो लड़के की तरफ से वकील आना नहीं चाहिए, लड़का खुद मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर लड़की की तरफ से वकील भेजा जा रहा है, खास तौर पर इस सूरत में कि जब लड़का मौजूद न हो और वो किसी दूसरे शहर में हो या दूसरे मुल्क में हो और उसकी तरफ से निकाह के मजलिस में वकील आया, इसी तरह से लड़की की तरफ से वकील आया, तो उस वकील को अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। बाद दफ़ा वकील आते हैं, उनसे पूछते हैं लड़के का नाम क्या है, उसको लड़के का नाम ही मालूम नहीं होता। उससे पूछते हैं कौन सी बेटी की तरफ से वकील बनकर क्या है, तो वो दूसरों से पूछता है कौन सी बच्ची का निकाह है। फिर वकील से पूछते हैं साहब महर कितना तय हुआ, वकील कहता है जी मुझे पता ही नहीं है, ये इन्होंने खुद आपस में महर तय किया होगा। वकील को वकील बनने के माना यह है कि वो तमाम चीज़ों की मालूमात लेकर के आए, जिम्मेदार बन कर के आए और वो ये समझे कि मेरे हाँ और ना कहने की बिना पर यह निकाह मुनअक्किद होगा। लिहाजा वकील अपने आप को सरसरी तौर पर मजलिस निकाह में लेकर के ना आए। बाज़ सोसाइटियों में हमने देखा बड़े एहतमाम के साथ वकील इजाज़त दे करके जाता है निकाह के मजलिस से, फिर दुल्हन से पूछने के लिए जाता है, फिर दुल्हन से वापस पूछ करके फिर वो बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमे शहादत पढ़ करके फिर अपनी वकालत बयान करता है। ये तरीका बहुत बेहतर तरीका है। लेकिन एक वकालत का तरीका ये है कि किसी आदमी को कहा आप हमारी तरफ से वकील बन गए, न वो लड़की से पूछते हैं और पूछते हैं तो याद भी नहीं रखते ठीक तरह से और महर के बारे में कोई तफसीलात नहीं मालूम करते। बहरहाल वकील को अपनी वकालत के लिए किन किन चीज़ों को समझना है ये सीख करके जाया करें। वकील बनाने में बहुत सारे जगहों पर गलती होती है कि नामहरमों को वकील बनाते हैं। याद रखना चाहिए बेटी की तरफ से वकील बनने का सबसे पहला हक वालिद को है, उसके बाद नंबर 2 पर भाई को है, फिर चाचा को है, फिर मामू को है, यानी वो लोग कि जो महरम हैं उनको वकील बनाना चाहिए। बाद दफ़ा हमारे यहाँ निकाह के मजालिस में वकील और गवाह बनकर के अजनबी लोग जाएंगे और वो अजनबी लोग जो हैं वो नामहरम होते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी ही हों मगर होते हैं बहरहाल नामहरम। जिनके साथ निकाह करना जायज़ है वो नामहरम है और जिनके साथ निकाह करना हराम होता है वो महरम कहलाता है। लिहाजा अच्छी तरह से जहन में रखा जाए कि अगर हम लड़की की तरफ से किसी को वकील बना रहे हैं, ये वकील महरम होना चाहिए, उसके साथ जो गवाह जा रहे हैं वो गवाह भी महरम होना चाहिए। नामहरमों को ऐसी खातून से पूछने के लिए भेजना जो खातून उस वक्त बनाव सिंगार के साथ दुल्हन बनी हुई होगी और अपनी सहेलियों के साथ, अपनी रिश्तेदार खवातीन के साथ बैठी होंगी और अजनबी मर्दों को हम उस मजलिस में दाखिल कर देते हैं। हरगिज़ ये सही नहीं, शरअन भी नाजायज़ है, अखलाकन भी और गैरत के भी खिलाफ है। निकाह की मजलिस में एक अहम तरीन है जिसको अच्छी तरह से क्लियर किया जाना चाहिए, वह है हमारी मजलिसों का थान निकाह। याद रखें लफ्ज़ थान सिर्फ यहाँ कश्मीर के कश्मीरी बोलने वाले ख़ानदानों में राइज है। वादी कश्मीर में जो हमारी गुजर बरादरी अहले ईमान है, जो हमारी बकरवाल बरादरी मुसलमान भाई हैं, जो हमारी पहाड़ी बरादरी है, जो पख्तून बरादरी है, जो पहाड़ों में रहने वाले भाई हैं, जो ग्रेस करना वगैरह के रहने वाले हमारे भाई हैं, उनके यहाँ लफ्ज़ थान है ही नहीं। ये थान सिर्फ कश्मीरी बोलने वाले हमारे उन भाइयों के यहाँ राइज है जिनकी आबादी
बस यहाँ काजीकोंड से लेकर के कुपवाड़ा तक की है, और इन 2-4 जिलों के अंदर कश्मीरी बोलने वाले भाइयों के अंदर ये लफ्ज़ निकाह थान राइज हो गया है। और इत्तेफाक की बात यहाँ के निकाह नामों में भी, निकाह के जो दस्तावेज उनमें भी लफ्ज़ थान आया है। ये थान न शरीयत का लफ्ज़ है, न कानून का लफ्ज़ है, न फ़िक़ह का लफ्ज़ है, न ये लिटरेचर का लफ्ज़ है, न ये अदबी लफ्ज़ है। थान के असल में माना है कपड़े का थान। लेकिन ये कपड़े का थान अब ये जेवरात के लिए इस्तेमाल कैसे हो गया और कैसे राइज हो गया, ये एक अलग दास्तान है, हमें उससे इस वक्त बहस नहीं है। अर्ज ये करना है कि थान के नाम पर जो कुछ लड़की को देना है उस सिलसिले में अपनी इस्लाह की जानी चाहिए। पहली बात यह है कि थान के नाम पर कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए। जो कुछ आप दे रहे हैं, चाहे वो नकद पैसा हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो जेवरात हो, चाहे वो पौंड्स हो, जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं नकदी या जेवरात, ये सारे के सारे महर में दिए जाएं, ताकि लड़की आजिज़ उनका मालिक बन जाए और उसके बाद फिर आइंदा इस सिलसिले में कोई निज़ा और कोई इख्तलाफ राय बाकी ना रहे। अगर आप महर तय कर चुके हैं कि साहब हम महर इतना देंगे, और महर के अलावा जो जेवरात आप ला रहे हैं, ये जेवरात आप अपनी रजामंदी अपनी खुशी से ला रहे हैं, तो फिर इनको बतौर तोहफा को दिया जाना चाहिए, तोहफे के अलावा नहीं। अगर आप बतौर तोहफा के, बतौर गिफ्ट के, बतौर हदिया के नहीं देना चाहते हैं तो फिर न देना ही बेहतर है। याद रखें, ये जो थान के नाम पर जो कुछ दिया और लिया जाता है, इसकी 3 ही सूरतें हो सकती हैं। या ये महर में इंक्लूड, सबसे बेहतर यही है, या ये बतौर तोहफा के दिया जाए। ज़ौजैन के दरमियान तोहफों के तबादले होते हैं और हर ज़माने में होते हैं। आज भी मुसलमान सोसाइटियों में हर जगह तोहफों के लेने और देने का खूब रिवाज पाया जाता है, और इससे मोहब्बतें बढ़ती भी हैं। तो बतौर तोहफा के देने और लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। तीसरी शक्ल ये है कि थान के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा हो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, और आगे चल करके वापस लेने का इरादा हो। अगर आप इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं तो निकाह मजलिस में इसको वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हम थान के नाम पर या जो जेवरात हम दे रहे हैं, ये जेवरात हम दे रहे हैं सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। आइंदा लड़के को इख्तियार है, जब चाहें वो वापस ले सकते हैं। लेकिन चूंकि निकाह की मजलिस में ये चीज़ वाज़ेह नहीं की जाती है, इसलिए आगे चलकर जब इख्तलाफात होते हैं और थान पर झगड़े हो जाते हैं, लड़के वाले कहते हैं यह हमारा हक है, लड़की वाले कहते हैं यह हमारा हक है। लड़का वाला कहता है कि जनाब महर शरीयत ने लाजिम किया, वो मैंने अदा किया है, महर शरीयत ने लाजिम किया ही नहीं, हमने जो कुछ दिया है वो वापस कर दिया जाए। लड़की वाले ये कहते हैं कि अगर जब निकाह के मजलिस में ये चीज़ हमें दी गई है तो आज वापस क्यों ली जा रही है। उस वक्त न मुफ्ती फैसला कर पाते हैं, न कोई जज फैसला कर पाता है, न बरादरी के जिम्मेदार हजरात फैसला कर पाते हैं, और उसमें फिर कभी हख्तलफियाँ होती हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, बदकलामियाँ होती हैं, और इस तरह से कभी गैर शरई तौर पर लेने और देने का सिलसिला होता है। वजह उसकी ये है कि देते और लेते वक्त मामला साफ नहीं होता। इसलिए इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो कुछ दिया जा रहा है, सबसे बेहतर यह है कि सारा का सारा महर में शामिल किया जाए। चुनांचे निकाह के मजलिसों में बाज़ दफ़ा हमने देखा कि लड़के की तरफ से बोलने वाला शख्स, चाहे लड़का मौजूद हो या उसकी तरफ से कोई वकील आया हो, वो कहते हैं कि जनाब हमने जो कुछ लाया वो सारा का सारा महर है, और उसके बाद निकाह कागज़ में लिखने में बड़ी आसानी होती है। जो कुछ इन्होंने लाया है नकदी और जिन्स और जो कुछ लाया है जेवरात वगैरह, सारा का सारा महर, और महर अदा हो गया तो लड़का भी फ्री हो गया। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप महर तय कर चुके हैं कि महर इतना लड़के वालों को देना है, इसके अलावा अगर आप इस खातून के लिए, उस होने वाली दुल्हन के लिए कोई चीज़ लेकर के आए हैं, आप साफ साफ कहते हैं ये हमारी तरफ से इसके लिए हदिया है, हमारी तरफ से तोहफा है, हम बतौर गिफ्ट की ये चीज़ें दे रहे हैं। और वहाँ निकाह कागज़ में निकाह पढ़ने वाले अच्छी तरह नोट कर लें कि ये जो कुछ उन्होंने दिया है वो अपनी रजामंदी से दिया है, मुतालबे के बगैर दिया है, और बतौर तोहफा के लड़की की मिल्कियत बन गया, बतौर तोहफा के लड़की के कब्जे में चला गया और लड़की की मिल्कियत मुतहक्कक हो गई, ताकि आगे चलकर अगर कभी इख्तलाफ राय हो जाए या टकराव हो जाए या लेने और देने का मुतालबा होने लगे तो निकाह कागज़ वाज़ेह रहनुमाई कर सके। इसमें साफ लिखा हुआ है। और लड़के वाले अच्छी तरह से सुने, अगर आपको कोई चीज़ देनी है, ना आप उसको महर में देना चाहते हैं, ना आप उसको बतौर तोहफा के देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं इसलिए ताकि आज तो लड़की इस्तेमाल करे और जब हमें मजबूरी पड़ेगी तब हम वापस लेंगे, तो अच्छी तरह से निकाह की मजलिस में वाज़ेह कर दें कि ये चीज़ें हम लाए हैं सिर्फ लड़की के इस्तेमाल करने के लिए, और लड़की वाले भी तस्लीम कर लें कि हाँ ये चीज़ लड़की के इस्तेमाल के लिए है, और जब चाहें आप अपनी चीज़ें वापस ले सकते हैं। उस सूरत में लड़की वालों को हक है ये कहने का कि ये चीज़ें आज ही वापस ले लीजिए। निकाह की मजलिस में अगर किसी ने जहन में रखा आज तो हम देंगे बतौर थान के, और ज़बान से नहीं कहेंगे कि ये तोहफा है, और आइंदा जब कभी हमें मजबूरी पड़ेगी वापस ले लेंगे, तो लड़की वालों को तो महसूस कराया जा रहा है ये आपकी प्रॉपर्टी, और लड़के वाले अपने जहन में रखे हुए जब हमें मजबूरी होगी तो हम वापस ले लेंगे। ये चीज़
جو دل میں چور رکھا جاتا ہے یہ آگے چل کر رشتوں میں ایسی آگ لگا دیتا ہے اور کہ بعد میں رشتے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، اور جب نزاع ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے والا کبھی کوئی صحیح فیصلہ کر نہیں پاتا۔ ہمارے مفتی حضرات بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جواب اچھی طرح سے سنیں، ایسی صورت میں شرعی فیصلہ یہ ہوگا کہ جو چیز آپ نے دی ہے، اگر نکاح کی مجلس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز ہم بطور عاریت کے دے رہے ہیں، عارضی طور پر دے رہے ہیں، صرف استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، بطور امانت کے دے رہے ہیں، تو آپ کو واپس لینے کا حق ہے۔ اور اگر آپ نے نکاح مجلس میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ چیز ہم دے رہے ہیں بطور عاریت کے، تو بھی لڑکی کا حق ہے اور لڑکی سے واپس مانگنا درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی فیصلے میں لڑکی والوں سے یہ چیز واپس لی گئی، شوہر والوں کو دی گئی، تو فیصلہ غلط ہوا۔ بہرحال اس چیز کی بھی وضاحت ضروری تھی، اور نکاح کے مجلسوں میں یہ چیزیں کلیئر کی جانی چاہیے۔ اور یہ اماموں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نکاح کے مجلس میں ہوں تو یہ تمام چیزیں واضح کرائیں اور نکاح کاغذ ٹھیک طرح سے تحریر کریں، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی ابہام باقی نہ رہنے دیں، کوئی اجمال باقی نہ رہنے دیں۔ نکاح کی مجلس میں ایک سنگین غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک نکاح منعقد نہ ہو جائے تب تک کوئی چیز کھانا پینا جائز نہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا، بہت دور سے لڑکے والے پہنچے ہیں اور امام صاحب اتفاق سے نہیں آئے نکاح کے مجلس میں، ان کو دیر ہو گئی یا فاصلے سے آنا تھا یا ٹریفک رکاوٹ کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، تو گھنٹوں تک لوگوں کا انتظار کرایا گیا، انہوں نے کہا صاحب تب تک کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتے جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا چاہیے شرعاً اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس سے پہلے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، چاہے ان کی مہمانوں کی خاطر تواضع کریں، پابندی نہیں ہے اس میں۔ یعنی یہ سمجھنا ہے کہ جب تک نکاح منعقد نہ ہو جائے تب تک اس گھر میں سے کوئی چیز کھانا اور پینا جو ہے وہ غلط ہے یا غیر شرعی چیز ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ بارہا نکاح کی مجلس کے سلسلے میں یہ چند باتیں جو بارہا نکاح کے مجلسوں میں سامنے آئیں اور بیان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، اس لیے یہ ساری باتیں عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو اپنا سدھار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔